नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आप सभी ने देखा ही पिछले दिनों कि किस तरीके से जीडीपी में ग्रोथ भारत के अंदर दिखाई गई, जिसको कि लेकर आईएमएफ जो है वो भी नहीं मानता है कि जो हम लोग डाटा देते हैं वो उसको नहीं मानता है। ठीक है, वो सारी चीजें चल रही थी। यहाँ पर एक नया जो है वो एंगल देखने को मिल गया, वो यह है कि भारत की इकोनॉमी क्या ट्रबल में है, क्योंकि भारत ने वर्ल्ड बैंक और जो एबीडी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे जो है वो लोन मांगा है, पैसा मांगा है। तो आइए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या वाकई में भारत की स्थिति इतनी गंभीर है कि अब हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, और इस कर्ज का भारत करेगा क्या, इसका उपयोग कहाँ होगा, और बहुत सारे फैक्टर्स जो इस कर्ज से रिलेटेड हैं, जो कि आज आपको भिन्नता समझ में आएगी इस वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में और इस एबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने में, और जो आपका आईएमएफ होता है इसका लोन देना जो है ये किस तरीके से अंतर होता है, और ये सारी जो चीजें हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप हेडलाइंस देख लीजिए कि इंडिया आइज 2.5 बिलियन लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एडीबी एज सब्सिडी कॉस्ट राइजेज, यानी कि यहाँ पर जो है 2.5 बिलियन जो है वो लोन की यहाँ पर डिमांड भारत ने की है। तो ये जो 2.5 अरब जो है ये कर्ज है क्या, जो वर्ल्ड बैंक और एबीडी से भारत लेने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करें कि आखिर क्यों चाहिए हमें यह कर्ज, मेनली हमको जरूरत क्या है इस कर्ज की, हमको किस लिए यह कर्ज चाहिए। तो सबसे पहले भारत के सामने इस समय जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो 4 प्रकार की हैं। पहला, ईरान युद्ध से जो है तेल महंगा हो गया है, अमेरिका और ईरान युद्ध से। खैर अभी तो उसमें क्या कहते हैं कि सीज फायर हो गया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी कुछ देर पहले की न्यूज है कि मतलब फिर से जो है कि यहाँ पर हमला स्टार्ट होने वाला था। मतलब इजराइल, यहाँ पर जो इजराइल वाला फैक्टर है और लेबनान वाला, वो थोड़ा सा मिसमैच बैठ रहा है। तो ईरान और इजराइल के वजह से यहाँ पर तेल की कीमतों में आप सभी को पता है बहुत ज्यादा उछाल हो गया, वो प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पर बजट घाटा जो है वो बढ़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही बजट घाटा अनुमान से ज्यादा हो गया था और सरकार के पास बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर कम पैसे बचे हुए थे। इसके बाद तीसरा जो हमारा काम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी कि जो शहरी नवीनीकरण, सड़क, बंदरगाह, स्मार्ट सिटी, ये सारी चीजें जो बनाने की बात है, ये सबके लिए भारी निवेश चाहिए, जो अभी हमारे जो बजट है उसमें उपलब्ध नहीं है। तो इस काम को करने के लिए जो है वो हमको पैसे की जरूरत है। जो चौथा है वो है कि रोजगार का सृजन का लक्ष्य, क्योंकि पीएम मोदी का जो विकसित भारत 2047 वाला लक्ष्य है, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब बढ़ानी है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को जो है कि यहाँ पर करना है। तो इन सारी चीजों के लिए यहाँ पर भारत को जो है वो पैसा चाहिए। सॉरी, अब बात करते हैं साथियों कि एमबीडी क्या होता है। ये जो एमबीडी है ये क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि यह वह संस्था है जो कई देशों के पैसों पैसों से गरीब और विकसित जो विकासशील देश हैं वो सस्ता कर्ज देती है। यानी कि यह एक तरीके की संस्थान है जो कई देश जो कि या तो गरीब हैं या फिर वो विकासशील हैं, उन देशों को सस्ता कर्ज देती है, कम ब्याज पर जो है वो कर्ज देने का काम करती है। साथियों, इसमें सदस्य देश जो है वो पैसा डालते हैं, सब लोग इसमें जो जो इसके मेंबर्स हैं वो इसमें पैसा डालते हैं। फिर एमबीडी की जो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो कि विकासशील क्षेत्र को, मतलब कि जो देश होते हैं उनको यहाँ पर कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराने का काम करती है। साथियों, अगर इसकी खासियतों की बात करें तो इसमें ब्याज की जो दर है वो बाजार से बहुत कम होती है, मात्र 2 से 5% के पास होती है। यह लंबी जो है अवधि के लिए यहाँ पर पैसे देती है, यानी कि यह जो है 15 से 30 सालों तक के लिए आपको ब्याज देगी। इसकी शर्तें जो हैं वो तकनीकी सहयोग और पॉलिसी रिफॉर्म्स की होती हैं। कमर्शियल लोन यह जो है वो नहीं होता है, यह डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो है वो लोन जो लिया जाता है देशों के द्वारा, यह उसके लिए देती है। और देश की क्रेडिट रेटिंग खराब हो तो भी यह जो है कि हो तब भी यह जो है कि मिल जाता है, यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो गड़बड़ होने के बावजूद भी जो है यह यहाँ पर मिलता है। साथियों, प्रमुख एमबीडी जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप और जो एबीडी है, आईएमएफ है, एनडीबी जो एनडीबी है,
जो ब्रिक्स के मतलब कि एक तरीके से ये बैंक जो है यहाँ पर बनाया गया था ब्रिक्स ब्रिक्स संगठन का। और इसी तरीके से AIIB है, AFDB है, मतलब तमाम तरह की जो है कि इसके यहाँ पर MDB के जो है वो सदस्य या फिर एक तरीके से शाखाएं जैसे देश जो भी हैं बैंक हैं वो यहाँ पर है। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगभग आज का डाटा देखने के हिसाब से 97% लोग ऐसे हैं जो चैनल पर वीडियोस को लगातार 28 दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। भैया पैसा लगता है सब्सक्राइब करने का, ना लगता है तो कर दीजिए, क्या चला जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और ADB और जो क्या कहते हैं IMF होता है, इन लोगों में अंतर क्या होता है। ये जो बैंक्स हैं इन तरीके की जो कि इस तरीके से काम करती हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि जो MDB जो है उसकी ये जो बैंकें हैं इस तरीके की, तो ये किस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं और इनमें अंतर क्या होता है, कब कब कौन कौन से जो है किन किन संस्थानों से लोन लिया जा सकता है या उनसे लोन लेने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम अंतर समझा देते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक का है या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि विश्व युद्ध के बाद जो है इसका गठन किया गया था। पहले इसका नाम दूसरा था, बाद में इसका गठन किया गया। इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था इस बैंक के द्वारा कि इसमें जितने भी देश हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे और जिस देश की क्षति हुई है, जो देश गरीब है, उसको यहाँ पर पैसा देकर उसके जो है कि फिर से यहाँ पर उसको बनाया जाएगा, जितना भी उसका नुकसान वगैरह हुआ सबको यहाँ पर बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और सतत विकास करना। इसका पैसा देने की अवधि कितने साल की होती है, तो ये 15 से लेकर 30 वर्ष तक जो है 30 वर्ष तक यहाँ पर पैसा देता है। पैसा किस लिए दिया जाता है, तो यह सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, कृषि, पर्यावरण, सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए जो है कि ये पैसा देता है, क्योंकि इसका मतलब बनाने का उद्देश्य ही यही था कि जो है जो चीजें बर्बाद हो चुकी हैं उन सारी चीजों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और उन सभी के बाद में जो है गरीब जो देश हैं उनके यहाँ विकास थोड़ा सा बढ़े, इस चीजों के लिए जो है कि ये पैसा देने का काम करता है। वहीं इसकी शर्तें क्या होती हैं पैसा देने की, तो यह परियोजनाओं आधारित शर्तें होती हैं। परियोजनाओं की सफलता और पारदर्शिता पर जोर देता है, यानी कि आप जिस चीज के लिए इससे पैसा ले रहे हैं वो काम होना चाहिए और जब वो होता है तो उसी की ट्रांसपेरेंटी पर जो है कि ये जोर देता है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो ये इसकी जो है कि वो शर्तें होती हैं। ब्याज दर इसकी तुलनात्मक रूप से जो है वो कम होती है और यह दुनिया भर के सभी जो विकासशील देश हैं उनके लिए जो है कि यह लोन जो है वो उपलब्ध कराता है। साथियों यह जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, ग्रामीण विकास, स्वच्छ जल परियोजना, स्कूल निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं आदि, तो इन सारी चीजों के लिए जो है आप इससे जो है कि लोन ले सकता है देश। अब बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि जो ADB है इसके बारे में, तो देखिए यह एशिया प्रांत क्षेत्रों का समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए जो है कि इसका उद्देश्य है। यह एशिया प्रांत के क्षेत्र में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए है, यानी कि जितने भी एशिया के अंदर देश आते हैं उन देशों के का मिला जुला एक तरीके से ये संगठन है जो कि उनके विकास के लिए यहाँ पर काम करता है। इसका जो पैसा देने की अवधि होती है, जो कर्ज देने की, वो भी अभी लगभग 15 से 25 सालों के लिए कर्ज देता है। साथ में पैसा किस लिए देता है यह, तो मेट्रो रेल जो हाईवेज हैं, ऊर्जा है, शहरी विकास है, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परियोजनाएं, शिक्षा आदि, मतलब कि इसका भी विकास के लिए ही जो है कि विकास की परियोजनाओं के लिए ही जो है कि इसका यूज किया जाए पैसे का, तभी जो है कि यह पैसा यहाँ पर देता है। वहीं इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं, तो यह जो परियोजना आधारित शर्तें होती हैं, शर्तें अपेक्षाकृत यहाँ पर लचीली होती हैं। मतलब कि IMF का भी बताऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके का है, लेकिन ये मतलब कि इतना ज्यादा दबाव देकर आपको पैसे नहीं देता है। इसके बाद अगर ब्याज दर की बात करें तो यह कम और लचीला होता है, यानी कि बहुत ही कम ब्याज दर पर यह पैसा मुहैया करा देता है। किसके लिए होता है यह, तो यह केवल एशिया प्रांतीय क्षेत्र के जो देश आते हैं, जैसे एशिया के अंदर सिर्फ उन्हीं देशों को जो है कि ये पैसा यहाँ पर उपलब्ध कराता है। अब साथियों जैसे कि भारत के अंदर दिल्ली मेट्रो चलती है, मुंबई मेट्रो है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिजली परियोजनाएं हैं, शहरी विकास है, तो इन सारी चीजों के लिए जो है हम चाहें तो इससे जो है लोन ले सकते हैं और इन सारे कामों को यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं IMF की, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिससे कि पैसा पाकिस्तान बेचारा भीख मांगते रहता है। तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि जो भारत यहाँ पर पैसा ले रहा है क्या वो भी जो है पाकिस्तान के जैसे ही है, तो जी नहीं,
पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से लोन लेता है। अब पहले एक बार आईएमएफ समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है यह होता है कि जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिरता है और जो वित्तीय संकट उस देश के ऊपर आया है उससे बचाने के लिए। ठीक है साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना। जैसे कि मतलब कोई देश एकदम दिवालिया होने के कगार पर है, जिस तरीके की स्थिति भारत के पास 1991 में आई थी, उस तरीके की स्थिति में अगर कोई देश है तो यह उसको लोन देता है। साथियों, यह बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, यह मात्र 3 से 10 सालों के लिए ही लोन देता है। और पैसा किस लिए दिया जाता है तो यह विदेशी मुद्रा संकट, चालू खाता घाटा और मुद्रा अस्थिरता, आर्थिक आपात स्थिति, इन सारी चीजों के लिए जो है यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोन देने का काम करता है। यानी कि इसको विकास से कोनो मतलब नहीं है। इसको जब आप एकदम खत्म होने वाले हैं, जिस तरीके से श्रीलंका का हाल हुआ, पाकिस्तान का हाल चल रहा है, तो यह उस तरीके की कंडीशंस के लिए यहाँ पर लोन देता है। इसकी शर्तें क्या होती हैं साथियों, तो यह कड़ी आर्थिक सुधार शर्तों के साथ, जैसे कि टैक्स बढ़ाना, सब्सिडियों को कम करना, ब्याज दर बढ़ाना, खर्चे में कटौती करना। यह मतलब कि अगर आपको लोन दे दिया तो अब समझिए कि ये पूरे देश की नीति अपने हिसाब से चलाएगा। यानी कि ये कहेगा कि अब आप किसानों को सब्सिडी मत दीजिए, यहाँ पर सब्सिडी मत दीजिए, आपका जितना टैक्स लग रहा है आप इस टैक्स को बढ़ाइए हमको, क्योंकि इसको अपना पैसा निकालना है। ठीक है, तो ये सारी शर्तें एक तरीके से पूरे उस देश के ऊपर अपना कंट्रोल रख लेता है और वहां पर जो है उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपना काम करवाता है। वहीं इसकी ब्याज दरों की बात करें तो तुलनात्मक रूप से जो है यह अधिक हो सकती हैं। यानी कि यह अन्य जो ये जैसे कि एडीबी है या फिर वर्ल्ड बैंक है, इन सब से इसकी जो है ब्याज दर यहाँ पर अधिक होती है। वहीं किसके लिए यह होता है तो यह सभी सदस्य देश में अगर आर्थिक संकट आ रहा है तो ये यहाँ पर उसको होगा। जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, अर्जेंटीना जैसे देशों को संकट के समय पे आईएमएफ से यहाँ पर लोन मिला है। ये लोग यहाँ पर, जैसे पाकिस्तान को तो आप सभी को पता ही है किस तरीके से बेचारा लगा रहता है आईएमएफ के आगे। साथियों, जो आईएमएफ है यह एक तरीके से कहा जाए तो ये आईसीयू में जब देश चला जाता है पूरा, तब उस समय जो है कि लोन देने का काम करता है। मतलब कि जिस तरीके से एक मरीज की स्थिति एकदम जब नाजुक हो जाती है तो आईसीयू में उसको भेजा जाता है कि अब जो है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो जब उस तरीके से देश की हालत हो जाती है तो उस समय जो है वो इलाज के लिए आईएमएफ के पास यहाँ पर देश जाते हैं। वहीं जो वर्ल्ड बैंक होता है यह इस तरीके से होता है कि घर बनाने के वाला बैंक होता है। यानी कि लंबे समय के विकास कार्यों के लिए लोन देता है ताकि देश इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके। यानी कि मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आपको घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, क्योंकि इकट्ठा आपके पास उतना नहीं है, तो आप लोन लेकर जो है कि अपने घर को बना लीजिए, अपने कामों को यहाँ पर करते रहिए। वहीं एडीबी एशिया के लिए ही है, यह मुख्यतः मतलब सिर्फ और सिर्फ एशिया के जितने भी देश हैं उनको ये यहाँ पर देता है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना वगैरह कब हुई, कहाँ पर, इसके जो है परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि स्थापना वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर कहाँ पर हुई थी, तो 1944 में हुई थी, जो ब्रेटन वुड्स है यहाँ पर। और एडीबी की कहाँ हुई थी, आईएमएफ की कहाँ हुई है। तो ये सारी चीजें आप जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखने वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों बात करें, आप सभी लोगों को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि लोन की बात चल रही है, तो आपको ये तो अब समझ में आ गया होगा कि हम जो लोन ले रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक और जो क्या कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम उनसे मांग रहे हैं। हमारा हाल पाकिस्तान के जैसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है और आईएमएफ से लोन लेने का अर्थ यह होता है कि वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, यानी कि अब वो मरने के कगार पे है। लेकिन हम जो ले रहे हैं लोन, वो अपने आप को और विकास करने के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए यहाँ पर वो कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भारत पर कितना कर्ज है और प्रधानमंत्री वार जो है सार्वजनिक ऋण का ये सफर है 1991 से लेके, क्योंकि वहां से ही हम लोग एक तरीके से देखकर चलते हैं, क्योंकि उसी समय एक तरीके से क्राइसिस आया था और हमारी जो जीडीपी है वो एक तरीके से खुल गई थी। दुनिया के देश जो है उस समय से भारत के अंदर आकर निवेश करना स्टार्ट कर लिए थे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो हम 1991 से देखते हैं कि भारत के ऊपर कर्जा कितना कितना किन किन प्रधानमंत्री के तौर पर बढ़ता गया। आप अगर देखें 1991 में तो पीवी नरसिम्हा राव थे, ये जब उस समय थे तो 3 लाख करोड़ रुपए था 1991 से 1996 तक। फिर 1998 से 2024 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी, इस समय देश के ऊपर कर्ज था 10 लाख करोड़ रुपए। 2004 में देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जो
काल था वो 2004 से 14 तक था और इनके समय में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर भारत के ऊपर कर्ज था। इसके बाद आते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो 2014 से लेकर अभी तक चल ही रहे हैं। और अगर इसमें आप मतलब पर इलेक्शन वाइज देखें तो 14 में जो है वो लगभग 55 करोड़ रुपए, 55 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप यहाँ से डिफरेंस देखें तो कितने ज्यादा का है ये आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टोटल अभी 18 लाख करोड़ रुपए हुआ है। यहाँ 10 लाख था, यहाँ 3 से 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, यहाँ 8 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, यानी कि 1 लाख एक्स्ट्रा हुआ यहाँ पर। अब यहाँ से 18 से सीधा ये जो है 55 पर पहुंच गया। इसके बाद 106 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर पहुंच गया जब ये दूसरी बार आया। और तीसरी बार जो है अभी जो चल रहा है इनका, यह लगभग 182.07 लाख करोड़ रुपए अभी यहाँ पर चल रहा है। बाकी अगर आपको डाटा चेक करना हो तो आप जाकर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पर चेक कर सकते हैं, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। मैं आपको लिंक बता देता हूं उनका। आप भारत सरकार और वित्त मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक ये है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या कमेंट में, तो जिनको चेक करना होगा, जो कुछ अंधभक्त होंगे तो वो जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब बात करते हैं कि जो ये पैसा भारत सरकार ले रही है इसको कहाँ और कैसे जो है कि खर्च करेगी और किस चीजों के लिए यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो साथियों देखिए, इसमें जो है 1.5 बिलियन जो मतलब कि अरब जो डॉलर है वो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक दे रहा है, यानी कि पूरे जो पैसे का 60% हिस्सा है वो वर्ल्ड बैंक हमको देगा। और वहीं जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये लगभग 1 बिलियन पैसा जो है वो हमको देने वाला है। 1 बिलियन डॉलर यहाँ पर जो है वो भारत को ये देने वाला है। साथियों ये पैसा किस काम आएगा? तो पहला शहरी नवीनीकरण के काम में आएगा, यहाँ पर स्मार्ट सिटी, मेट्रो और पानी सफाई के लिए। साथ ही बुनियादी ढांचा बनाने, सड़कें, बंदरगाह, ऊर्जा ग्रिड को बनाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, साथ ही क्लाइमेट एक्शंस के लिए यानी कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, और इसके बाद पॉलिसी रिफॉर्म्स यानी कि वर्ल्ड बैंक की शर्तें सुधार प्रक्रिया के लिए जो है कि ये पैसा यहाँ पर यूज होगा। साथियों वर्ल्ड बैंक ने 5 साल में लगभग 8 से 10 अरब डॉलर प्रति साल देने का वादा किया था, और यह उसी पैसे का या उसी वादे का हिस्सा है जो कि लगभग यहाँ पर 1.5 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक हमको देने जा रहा है। यानी कि यह हम लोग इमरजेंसी में उससे नहीं मांगे हैं, या फिर ये कोई नया पैसा नहीं मांगा गया है हमको जो जरूरत हो, ये हम उस पैसे को मांग रहे हैं जो कि कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि हम आपको जो है इतना पैसा देंगे 8 से 10 सालों के अंदर। तो ये उसी का एक किस्त है, एक तरीके से आप समझिए हिस्सा है जो कि यहाँ पर ये देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब बात करते हैं कि इस कर्ज के फायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या होंगे। तो सबसे पहले फायदे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पर ये सस्ता कर्ज है कमर्शियल बैंक की तुलना में। जो ये एमडीबी के द्वारा मतलब कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो ये दिया जा रहा है, यह कर्ज बहुत सस्ता होता है। इससे सरकार का ब्याज बोझ कम रहता है और बचत जो है वो अन्य विकास कार्यों में यहाँ पर लग पाता है। दूसरा जो है वो है कि विकसित भारत 2047 के लिए इस फंडिंग से अर्बन जो रिन्यूअल है और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा, जो भारत के 2047 तक जो डेवलपमेंट का भारत का सपना है ये उसके लिए काम करेगा। इसके बाद तकनीकी सहयोग के लिए भी ये यूज किया जाएगा, यानी कि सिर्फ पैसा ही नहीं, साथ में इंटरनेशनल एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भी यहाँ पर मिलती हैं, जो कि भारत के लिए यहाँ पर सबसे बेशकीमती चीजें हैं। चौथा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा सुरक्षित होगा, यानी कि विदेशी मुद्रा जो भंडार का खर्च किए बिना ही जो है वो हम बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पर फंड हो जाते हैं। और जो भारत का लगभग 600 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है वो यहाँ पर सेफ रहता है। इसके बाद अगर बात करें, क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर बचती है हमारी, कि अगर सरकार बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाती है तो ब्याज दर ज्यादा होती है, तो एमडीबी कर्ज से जो फिजिकल हमारी क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पर बनी रहती है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट होता है। वहीं रोजगार भी बढ़ेगा, अब क्योंकि ये मतलब कि भारत को लोन मिलेगा तो भारत के अंदर काम होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो जब ये काम होंगे तो यहाँ पर लोगों को, देश के लोगों को यहाँ पर जो है वो रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको फायदे से ज्यादा नुकसान को भी देखकर चलना है। अगर हम किसी भी काम को करने में अगर उसके नेगेटिव पॉइंट्स को न देखें तो फिर हो सकता है कि आगे चलकर हमको बहुत बड़ा यहाँ पर भुगतना पड़े उसका परिणाम। साथियों बात करें कि सबसे पहला इसका तो कर्ज बढ़ता रहेगा,
भारत का कुल बाहरी कर्ज पहले से ही लगभग 736 बिलियन डॉलर जो है वो पहुंच चुका है, और कर्ज लेने से यह बोझ और बढ़ेगा जो कि भविष्य की पीढ़ियों को चुकाना होगा। और किसी भी देश के लिए मतलब कर्ज लगातार बढ़ते रहना, देखिए आप अगर देखें तो मतलब कोई भी देश हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, ये सारे लोग जो काम अपना करते हैं वो लोग मतलब लोन ले लेकर ही यहाँ पर काम करते हैं। आज भी आप सुनते होंगे कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा है। तो ये लोग लोन लेकर ही काम यहाँ पर करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो पैसा आप यूज कर रहे हैं वो सही जगह पर यूज हो, गलत तरीके से उसका यूज ना हो, और ऐसा ना हो कि लोन हम एक दिन इतना ले लें कि फिर हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो यहाँ पर कोलैप्स कर जाए। कहीं पर भी लोन का बढ़ते रहना जो है वो कहीं से भी सही यहाँ पर नहीं माना जाता है। दूसरा, पॉलिसी जो कंडीशंस हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो कर्ज के साथ साथ अपनी कुछ शर्तें भी यहाँ पर लाती हैं, जैसे कि सब्सिडीज घटाना, प्राइवेटाइजेशन करना, यानी कि सभी को निजीकरण कर देना, और ये शर्तें राजनीतिक रूप से यहाँ पर मुश्किल हो सकती हैं। तीसरा जो है वो डॉलर डिपेंडेंसी यहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि हमको जो कर्ज मिलेगा वो डॉलर के ऊपर मिलेगा। 54% कर्ज जो है वो डॉलर में मिलता है। अगर रुपया कमजोर हुआ तो रीपेमेंट का बोझ बढ़ेगा, बढ़ता जाता है, जैसे 2013 में ही यहाँ पर हुआ था। मतलब आप सोचिए कि आज अगर हम पैसा ले रहे हैं तो वो लगभग हमको 95 या 96 रुपया प्रति डॉलर के रेट से मिलेगा। हो सकता है आने वाले सब जब ये पैसा आएगा तो डॉलर की कीमत मतलब डॉलर की कीमत और बढ़ेगी, रुपया हमारा और नीचे यहाँ पर चला जाएगा। तो इससे जो है कि फिर हमको जब रीपेमेंट करना होगा तो उस समय भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। साथ में सब्सिडी पर दबाव बनेगा। जो वर्ल्ड बैंक है इसने फ्यूल और जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है उसको कम करने की शर्तें रखी है, जो कि हमारी आम जनता के लिए नुकसान की चीजें होंगी, क्योंकि जब हम इनसे लोन लेते हैं तो ये अपनी शर्तें जो है वो जरूर रखते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि हमारे फर्टिलाइजेशन पर मतलब जो फर्टिलाइजर है उनके ऊपर से सब्सिडी हटा लिया जाए तो फिर किसानों को बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। वहीं बात करें कि जो इसके क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन की रिस्क की, कि पैसा मिलने के बाद भ्रष्टाचार, देरी और घटिया निर्माण का डर रहता है। आप सभी को पता है, अगर बिहार का आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कोई ना कोई पुल यहाँ पर गिरा ही रहता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। फिर जो एमडीबी है उसकी निगरानी होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर अलग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। वहीं जो सोवरन बैंक रिस्क है, यानी कि बहुत ज्यादा एमडीबी कर्ज देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी प्रभावित कर सकता है, और दबाव में आकर कुछ भी डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ सकता है। यानी कि जिस तरीके से मान लीजिए कि आप किसी से पैसा ज्यादा ले लिए हैं, जैसे कि चाइना क्या करता है, पाकिस्तान के ऊपर पैसा बहुत ज्यादा दे दिया है, उनको कर्जा इतना दे दिया है कि अब वो बेचारे उसका चुका सकते नहीं है। तो अब वो फिर अपनी पॉलिसीज को उनके यहाँ चलाता है, जिस तरीके से चाहता है वो उधर जाते हैं, जो चाहता है उसके दबाव में आकर वो लोगों को काम करना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर हम जो है वो एमडीबी से जो है कि लोन बहुत ज्यादा ले लेंगे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या फिर किसी भी बैंक से अगर हम इस तरीके से लोन ज्यादा लेंगे तो फिर हमको जो है उनके दबाव में आकर यहाँ पर काम करना पड़ सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको यहाँ पर बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अब भारत और अगर आप एमडीबी के साथ रिश्ता या फिर इतिहास को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, भारत पहली बार जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भारत को पहली बार यहाँ पर 1986 के अंदर कर्ज दिया था। फिर 2012 के अंदर जो है ये यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगभग 2.4 बिलियन दिया गया था, जो कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और फाइनेंस सेक्टर के लिए यहाँ पर भारत ने लिया था। फिर 2013 के अंदर इंडिया ने जो एफसीएनआरबी स्कीम है उसके तहत 26 बिलियन एनआरआई डिपॉजिट यहाँ का से जो है कि संकट यहाँ पर टला था, इन्हीं सारे चीजों के हेल्प से। तो आप ये पूरा डाटा देख सकते हैं कब कब कहाँ कहाँ कितनी जो है कि यहाँ पर जरूरतें पड़ी हैं। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी, जो भी यहाँ पर थी, जो ये चल रहा था। तो आपको यह भी पता चली गया होगा कि हमारा हाल पाकिस्तान के जैसा नहीं है। हम जो है ये पहले से जो स्कीम्स चल रही थी उसी के तहत जो है कि पैसा ले रहे हैं। बाकी आपकी राय में क्या सही है क्या गलत है, क्या इस तरीके से भारत को बैंकों से लोन लेना सही है या फिर गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने छोटे भाई को प्यार दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।